हम लोग आज यहाँ फ्लेमिंगो की फैक्ट्री में हमने यहाँ सीखा प्रोडक्शन कैसे होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं फ्लेमिंगो एक चप्पल बनाने में, एक नॉर्मल सा आउटकम उसमें डिज़ाइंस कितनी इन्वॉल्व होती हैं डिज़ाइंस, और उसके बाद कैसे वो एक आउटपुट कंपनी के पास जाता था, कंपनी से कैसे वो अप्रूव होके आता था, फिर एक प्रोडक्शन आउटपुट बनता था, और उसके बाद कैसे फाइनलाइज डिज़ाइन होता था, वो एक प्रोटोटाइप से कितनी सारी चप्पलें बनाई जाती थी और कैसे बाकी सारी चीज़ों को पहुंचाया जाता था। इनमें कहाँ से कपड़े लिए जाते थे, कहाँ से वो फैब्रिक ली जाती थी, कहाँ से रॉ मटेरियल्स ली जाती थी, सारी चीज़ें हमें बताई गई। फैक्ट्री में आके सबसे पहले ललित जी ने हमें ये समझाया कि क्या कैसे यहाँ पे डिज़ाइनिंग होती है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है उसकी पहले प्रोटोटाइप बनता है, स्केचिंग वगैरह होती है कि वो कैसा एक मतलब एक बनता है कि वो कैसा बनाने वाले हैं। फिर वो कंपनी में जाता है, कंपनी से अप्रूव होता है, उसमें अगर कुछ चेंजेस होती है तो वो जो कंपनी है वो बताती है यहाँ कुछ चेंजेस है, उस हिसाब से फिर फर्दर वो प्रोडक्ट में चेंजेस होता है, वो प्रोडक्ट पूरा बनता है। यहाँ की एक पूरी असेंबली लाइन है जैसे कि उस प्रोडक्ट में। आज जब हम यहाँ पे आए तो हमने सबसे पहले समझा कि सबसे पहले आता है फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल, और बेसिकली जहाँ पे हम हैं वो लोग रॉ मटेरियल मेनली इंडिया से ही इंपोर्ट करवाते हैं और दिल्ली एनसीआर आसपास से ही होता है वो। और जब ये रॉ मटेरियल यहाँ पे स्टोर हो जाता है फिर क्वालिटी चेक होता है इन सबका। अगर किसी में कोई दिक्कत आती है तो वो उस टाइम के लिए वापस हो जाता है क्वालिटी चेक में, और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट स्टेप पे जाता है पूरा रॉ मटेरियल। नेक्स्ट स्टेप क्या था? पहले जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की कटिंग होती है डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस में। सबसे पहले फोम कट होती है, उसके बाद फैब्रिक होते हैं। उनके पास दो टाइप्स के फैब्रिक होते हैं, पहले ऊपर फैब्रिक लगती है, उसके बाद नीचे फैब्रिक लगती है मटेरियल के नीचे। डिपेंड्स एम्ब्रॉयडरी जो होता है वो थर्ड पार्टी के थ्रू होता है, वो करोल बाग से होके आता है या फिर एक्सपोर्ट भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सबसे मेजर पार्ट हमारा असेंबली लाइन का होता है। जब हमारे सारे प्रोडक्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स रेडी हो जाते हैं तो हम उन्हें असेंबली लाइन के अंदर लेके जाते हैं। असेंबली लाइन के अंदर बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं और ताकि मिक्सिंग ना हो, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन के ही बहुत सारे डिफरेंट असेंबली लाइन्स के अंदर उसके डिफरेंट साइजेस बनाए जाते हैं। जैसे असेंबली लाइन 1 में साइज 44 मेल्स का, असेंबली लाइन नंबर 2 में साइज 40 मेल्स का, असेंबली लाइन नंबर 3 के अंदर फीमेल्स का एक डिफरेंट साइज हो गया। ऐसे करके डिफरेंट डेज के अंदर अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर करी जाती हैं। असेंबली लाइन के फर्स्ट स्टेप के अंदर जो इंसोल्स होते हैं उसके ऊपर ग्लूइंग का काम होता है, और फिर वो ग्लूइंग से उसे हीट किया जाता है और उसके ऊपर 2 लेयर्स ऑफ ग्लू लगाई जाती है ताकि वो अच्छे से स्टिक रहे। उसके बाद जब वो ग्लू ड्राई हो जाती है तो हम उसको जो आउटर वाला है उसको हम अपने सोल्स के साथ चिपका देते हैं, और फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक का फुट डाल के उसे शेप दी जाती है, और फिर उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है। एक प्रेशर मशीन में डाला जाता है ताकि उसके ऊपर प्रेशर लगे और वो अच्छे से स्टिक हो जाए। इट्स अ एंड प्रोसेस आफ्टर एवरी असेंबलिंग का पार्ट। जब कंपनी जब वेयर हाउस से जब अपना असेंबल हो जाता है, प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है, प्रोडक्ट की लेबलिंग हो जाती है, तो उसको पैकेजिंग में स्टोर करके एज यूजुअल वेयर हाउस में रखते हैं। फिर आफ्टरवर्ड जब कंपनी अपना ऑर्डर्स डिस्पैच करने के बोलती है तो जैसे फिर अपना ऑर्डर्स आप लेकर आते हैं यहाँ पे। मेजर कंपनीज लाइक Zudio, Pantaloons and Westside, they place the order over here. So they actually supply their materials to them. So afterwards, it's all you can see. It's all the product, it's a finished product kept over here. When the company raises to dispatch the product, they went to the load to the truck, and the orders are gone to the different companies. लाइनिंग में यूज़ होता है, यहाँ पे एक फैब्रिक यूज़ होता है, तो ये फैब्रिक आप देखोगे तो इधर पड़ा होगा, ये अंदर डलती है इसके इनसाइड में, दिखाई नहीं देती है। ये ऐसा रॉ मटेरियल डिफरेंट टाइप से यहाँ पे स्टोर होते हैं। और ये जो जैसे थ्रेड वर्क है ये मतलब फैब्रिक ही है ऐसा या फिर इसके ऊपर किया गया है? ये ऊपर से वर्क किया हुआ है, और ये मटेरियल का नाम राफिया है। ये भी यही होता है? ये बाहर से मंगाते हैं और काम मतलब ये इम्पोर्ट होता है, और इसका जो वर्क होता है वो भी बाहर कारीगर करते हैं, हैंडवर्क है, वो बाहर जाता है। वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बायर अकॉर्डिंग टू द सैंपल हम फॉलो करते हैं, तो बायर का अगर रिक्वायरमेंट है कि वाटर रेजिस्टेंट वगैरह चाहिए तो करते हैं, बट बेसिकली ये सब फैशन प्रोडक्ट है तो इसमें वाटर रेजिस्टेंट कुछ नहीं होता है। स्पोर्ट्स वेयर में ज़्यादा फोकस है वो सब के लिए। अगर वाटर रेजिस्टेंट हो कोई प्रोडक्ट तो क्या उसकी क्वालिटी के अंदर डिफरेंशिएट मतलब क्वालिटी मतलब कॉस्ट के अंदर क्या डिफरेंसेस आएंगे? वो पूरा रेंज अलग हो गया है, डिफरेंस बिकॉज प्रोडक्ट ही अलग हो गया है। दिस इज ओपन फुटवेयर, तो
उसका कॉस्ट डिफरेंशिएशन ऐसा होगा कि इट्स नॉट एप्लीकेबल टू दिस प्रोडक्ट। वो आप अगर वैसे प्रोडक्ट बनाना है आपको जिसमें वाटर रेजिस्टेंट लाना है तो वो ज़्यादा करके फ्लोर फुटवेयर में होता है। वहाँ पे यू कैन टेक अ चॉइस कि वाटर रेजिस्टेंट चाहिए या नहीं चाहिए। ये तो सारे फैब्रिक्स है तो वाटर रेजिस्टेंट होना। जैसे ये नीला ब्लू है ये तो लेसाइट की कंपनी है शायद। राइट। हाँ तो अच्छा आप कंपेयर करके ऐसा अपना प्रोडक्ट बनाते हैं कि ये ऐसा चावल के लिए डिज़ाइनिंग हम करते हैं, वो सिलेक्शन कर देते हैं हमारे डिज़ाइनिंग की। If they like our designing, then we make for them. तो आप उनका लोग brand अलग अलग लगता है। कंपनीज में सप्लाई करते हैं, तो कुछ कंपनीज होंगी जो लो बजट पे जाते होंगे, कुछ कंपनी तो Zudio- प्राइस Zudio- तो low budget, प्राइस हम Zudio के लिए डिफरेंशिएशन बनाते हर जगह पे आता है ना, तो क्वालिटी भी डिफरेंशिएट करती है बिल्कुल। हर जगह। क्वालिटी नहीं डिफरेंस करती है, क्वालिटी तो सबके लिए सेम रहती है। रेंज हम वाइज लोग उसमें क्या कॉस्टिंग वाइज फर्क कर देते हैं। लाइक उसमें मटेरियल थोड़ा सा अलग टाइप का यूज करते हैं जिससे वो उसमें प्राइस बजट फ्रेंडली हो जाए। कॉस्ट कटिंग थोड़ी सी, कॉस्ट कटिंग नहीं, बजट फ्रेंडली। बजट ओके फ्रेंडली। बजट सर क्योंकि जो आप जैसे रॉ मटेरियल मंगवाते हैं उसमें कुछ खराबी हो गई या कुछ, तो फिर उसका मतलब कैसे क्या? उसको पूरा साइड में कर देते हैं। लाइक पूरी उसकी इंस्पेक्शन होती है, क्वालिटी चेक होती है। तो बिफोर गोइंग फॉर कंजप्शन उसकी पहले क्यूसी होगी, क्यूसी के दौरान ही वो पूरी बाहर निकल जाएगी। अच्छा मतलब तो सारी फुटवेयर का कोई एक बेसिक स्टैंडर्ड क्वालिटी है वो ही मतलब फॉलो होता है? क्यूसी के स्टैंडर्ड्स इसमें बहुत सारे हैं। जैसे सबसे पहला तो मटेरियल की क्यूसी होगी। जैसे मटेरियल इन हाउस हुआ, सबसे पहला मटेरियल देख लेते हैं कि उसमें कोई क्वालिटी डिफेक्ट तो नहीं है। तो ओवरऑल पूरा देख लेते हैं। जो भी नहीं यूज करने लायक है वो रॉ मटेरियल पहले साइड में हो जाता है। देन कम ड्यूरिंग द प्रोसेस या फिर फ्लोर पे जो ऑपरेशंस में जब होता है तो वहाँ पे भी जब ये एक एक कंपोनेंट बनता है, देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स इन फुटवेयर। अपर का हो गया, इंसोल का हो गया, सोल का हो गया। तो ये अपर जब कंपोनेंट बनता है तब इसकी क्यूसी होती है हर एक कंपोनेंट की। वो क्यूसी देख के चेक करके ही आगे जाता है। इसकी भी अलग से क्यूसी होती है फुटवेयर की। सोल की इतनी नहीं होती है पर उसकी भी होती है कभी। तो हर उसको एक क्वालिटी चेक में मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, तो जो भी सभी क्वालिटी पैरामीटर्स standard मीट करते हैं उसी को ही आगे पुश करते हैं आगे लाइन में। फिर जो फाइनल असेंबली लाइन में जब ये प्रोडक्ट आता है, अपर सारे कंपोनेंट आते हैं, अपर बॉटम सोल, तो उस टाइम पे एक फाइनल क्यूसी में जस्ट बिफोर पैकिंग एक और फाइनल क्यूसी होती है। तब देख लेते हैं और भी कोई बनाते वक्त या कुछ ऐसे दाग लगे, स्पॉट लगे तो वो भी साइड में हो जाता और है। अगर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम अगर कुछ मटेरियल में इशू आ गया तो फिर उसको क्या करते हैं? नहीं, वो सब केयर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ऐसा इशू आता नहीं, बिकॉज उसकी पैकेजिंग ऐसे होती है कि कोई हैजल्स ना आए। सर रॉ मटेरियल बेसिकली आते कहाँ से हैं? आपके इंपोर्ट कहाँ से करवाते हैं? इम्पोर्ट नहीं करते, परचेज इधर लोकल मार्केट से होती अच्छा, है, local market अलग अलग जगह से। ये फैब्रिक्स वगैरह हो गए तो करोल बाग हो गया, अच्छा। सोनीपत हो गए, अलग अलग जहाँ पे फैक्ट्री से मिलता है वहाँ से होता है। क्लॉथ हो गया तो उसके सप्लाईज अलग अलग जगह से आते हैं। लेदर का हो गया तो वो चेन्नई से आएगा, बट लेदर अभी तो एवरीथिंग ज़्यादा करके इंडिया से सोर्सिंग होती है। कुछ एक चीज़ के लिए चाइना से करना पड़ता है। तो ये जो फुटवेयर जहाँ पे प्रिपेयर होता है वो पूरी एक असेंबली नहीं यहाँ आपने स्टोर देख लिया, आपको आगे दिखा देता हूँ।